हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल G4 जनरल में। दोस्तों, जैसा कि अभी हम लोग का बिहार NMMS हिस्ट्री का सीरीज चल रहा है, तो हम उसी उसी का पार्ट 7 लेके आए हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले भी आप सभी को बता दिया है कि ये जो क्वेश्चन है आपको SSC, रेलवे, साथ ही आपको कोई भी स्टेट एग्जाम हो, सबके लिए होने वाला है। तो आप ये वीडियो जितना से जितना हो उतना लोगों को शेयर कर दीजिए, ठीक, क्योंकि जितना व्यू टाइम आना चाहिए एक चैनल पर उतना भी व्यू आ नहीं रहा है। और मानता हूँ कि नया चैनल, लेकिन फिर भी जो भी व्यूअर है वो स्टूडेंट ही वीडियो अभी तक देख रहे हैं, तो कुछ घंटा 5-6 घंटा ही व्यू जा रहा है। मैं चाहता हूँ कि कम से कम 10-12 घंटा व्यू जाए, ताकि जल्द से जल्द चैनल मोनिटाइज हो जाए और मैं आप सभी के सामने कैमरा के सामने भी आऊँ। फिलहाल तो आप लोग को मैं कैमरा से पीछे से ही मैं कुछ क्वेश्चन डिस्कशन करा रहा हूँ, और आप लोग के लिए गुड न्यूज होगा कि जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होने वाला है वो रीजनिंग पे होने वाला है। रीजनिंग में भी किस पे, तो आपको ए से लेके, आप लोग रीजनिंग पढ़े होइएगा तो उसमें आपको ए से लेके जेड तक कैसे याद रखें, मैं उसका ट्रिक लेके आया हूँ कि आप कैसे ए से जेड तक याद रख सकते हैं। ये नहीं कि आप किसी कोई ई जो टी, जैसे आप लोग जो पढ़े होइएगा कि EGAO TY, ऐसे करके कुछ ट्रिक नहीं है, ठीक। मैं आपको हर एक लेटर पे नया ट्रिक दूंगा, जिससे आप लोगों को क्या होने वाला हो जाएगा, जल्दी याद हो जाएगा। तो दोस्तों, फिलहाल अभी हम लोग बढ़ते हैं अपनी क्वेश्चन की ओर। और जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग का सबसे पहला क्वेश्चन है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है, और ऑप्शन भी दिया है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। दोस्तों, आप सभी इस क्वेश्चन को बहुत ही गौर से सुनिए। जो भी मैं आपको बता रहा हूँ उसको आप लोग गौर से सुनिए। दोस्तों, हमारे देश की सबसे पुरानी सभ्यता फिलहाल में हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता को माना जाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इससे पहले जो हमारे देश की सबसे पुरानी सभ्यता थी, मतलब जो अभी फिलहाल जो सबसे द्वितीय में पुरानी सभ्यता का नाम, उसका नाम है वैदिक सभ्यता। और इस वैदिक सभ्यता को 2 पार्ट में डिवाइड किया था। कितना पार्ट में? 2 पार्ट में, पहला और दूसरा। पहला पार्ट था उसका ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल था उसका, और दूसरा जो था वो था आपको उत्तर वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। दोस्तों, तो ये ऋग वैदिक काल क्या था और उत्तर वैदिक क्या काल था, तो जो आपका पूरा वैदिक काल था वो आपका था, वो आपको, यानी कि जो आपको 1500 BC से लेके 600 BC तक चला था। मैंने पिछले वीडियो में मैंने यानी कि टाइपिंग मिस्टेक हो गया था, इसीलिए एक स्टूडेंट ने बताया भी कि भाई जी 6000 हो गया। तो आप लोग नोट कर लीजिएगा, जो वैदिक काल का टाइम पीरियड था, वो समय काल था, वो 1500 से लेके 600 क्या था, BC था। और इसी में आपको जो पहला बताया जो ऋग वैदिक काल था, वो ऋग वैदिक काल टाइम पीरियड था 1500 से लेके 1000। और जो आप लोग का अभी फिलहाल यानी कि जो उत्तर वैदिक काल है उसका था 1000 से लेके 600। तो आप लोग ध्यान दीजिए, जो आप लोग का उत्तर वैदिक काल था, सॉरी ऋग्वैदिक काल, कौन सा, ऋग्वैदिक काल, जो आपका ऋग्वैदिक काल था उसमें सिर्फ ऋग्वेद के बारे में हमको जानना है कि ऋग्वेद क्या है, ऋग्वेद में कुल कितनी मंडल है, उसमें मंत्र उच्चारण, आपको ये सब जानना है। और जो आपका उत्तर वैदिक काल है उसमें आपको ये तीनों वेद जो आपको दिख रहा है, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इन तीनों चारों के बारे में जानना है। तो जब आप ऋग्वैदिक काल पढ़िएगा तब आपको पता चलेगा कि जो सबसे पुराना वेद है, जो हमारे सबसे प्राचीन वेद है, उसका क्या नाम है, ऋग्वेद। क्या नाम है, ऋग्वेद। तो सबसे पुराने वेद का नाम क्या हो गया, ऋग्वेद। और यदि आपको कहीं क्वेश्चन आएगा कि सबसे नवीन वेद कौन सा है, तो ये अथर्ववेद है। कौन सा वेद है, अथर्ववेद। याद रखिएगा, सबसे पुराना ऋग्वेद और सबसे नया अथर्ववेद। यदि हम बात करें भारतीय संस्कृत में स्वर, जैसे कि आप लोग सा रे गा मा जानते होंगे, वो किस वेद से ली गई है, तो आपको ये सामवेद से ली गई है। और जो भी आपको यज्ञ करने की विधि है, यज्ञ करने की विधि है, उस वो किस में ली गई है, यजुर्वेद में। किस में ली गई है, यजुर्वेद में। दोस्तों, बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आगे और भी जो भी उत्तर वैदिक काल से जो भी क्वेश्चन आएगा, हम उस सभी क्वेश्चन का डिस्कशन जो है सो कर लेंगे। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि मेगास्थनीज, जो आप लोग क्वेश्चन देख रहे हैं कि मेगास्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं मेगास्थनीज था कौन। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि जो मौर्य वंश का संस्थापक था चंद्रगुप्त, याद रखें, चंद्रगुप्त मौर्य, उसमें और किसमें, तो सिलिकस निकेटर में, निकेटर में क्या हुआ,
युद्ध हुआ। और ये जो युद्ध हुआ तो उसमें जो मौर्य था, मौर्य क्या हो गया, मौर्य विजय हुआ। तो चंद्रगुप्त मौर्य था, ये क्या हुआ, विजय। तो विजय के दौरान चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर की बेटी हेलिना से क्या कर ली, शादी भी कर ली। और साथ ही जो उस सेल्यूकस निकेटर के राजदूत था, वो एक यूनानी राजदूत था, उसी का नाम क्या था, मेगास्थनीज। क्या नाम था, मेगास्थनीज। उसको अपने दरबार में भी रख लिया। और इतना ही नहीं, अपने ससुर को चंद्रगुप्त मौर्य ने, मतलब अपने ससुर मतलब सेल्यूकस निकेटर को जो है, तो जाते वक्त, यूनान जाते वक्त क्या किया, तो उसको हाथी क्या किया, उसको उपहार के रूप में दिए। और वो क्या किया, तो सेल्यूकस निकेटर यूनान चला गया। लेकिन दोस्तों, आप लोग का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि मेगास्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी। तो मौर्य वंश के काल में ये क्या था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में मेगास्थनीज था। और मेगास्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी थी, तो इंडिका लिखी थी। कौन सी पुस्तक लिखी थी, इंडिका। और ये जो अर्थशास्त्र है, आपको लोग को बताना है कि अर्थशास्त्र जो है सो किसने लिखी। ठीक है, तो बढ़ते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि R37 कहाँ है, R37 कहाँ है। ऑप्शन नंबर ए आप लोग देख रहे हैं मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर बी लोथल, ऑप्शन नंबर सी हड़प्पा, ऑप्शन नंबर डी कालीबंगा। दोस्तों ये सभी जो है सो हड़प्पा सभ्यता के शहर हैं। कहाँ से, कौन से शहर है ये, हड़प्पा सभ्यता में जो खुदाई किए गए, हड़प्पा सभ्यता को, सिंधु घाटी सभ्यता को जब खुदाई किया गया तो ये चारों शहर निकले थे, उसी समय के ये शहर है। तो बात आते हैं R37, इसी को बोला जाता है समाधि 37 या फिर समाधि 37। R37 जो है दोस्तों, उसमें आपको 35 मानव कंकाल और 2 कुत्ते का कंकाल की प्राप्ति हुई थी। और माना जाता है कि ये जो है सो जिस टाइम यदि आपको कहीं पे भी यदि किसी साथ वाले व्यक्ति का कुछ भी मिले तो क्या सोचेगा कि उन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ संबंध था। तो इसी प्रकार से जब मानव का कंकाल कुत्ते के कंकाल के साथ मिला मिला तब उस टाइम में पता चला कि हड़प्पावासी के लोग थे, वो कुत्ता को भी क्या करते थे, तो पाल पाल के रखते थे, किसके लिए, तो अपने जीवन यापन करने के लिए। तो R37 जब हड़प्पा की खुदाई की जा रही थी, किसकी, हड़प्पा की खुदाई की जा रही थी, तब क्या निकला, R37 यानी समाधि 37 की निकला। ठीक, और हड़प्पा की जो आप लोगों को पता होना चाहिए कि हड़प्पा जो सो 1921 में रावी नदी के किनारे क्या हुआ, इसकी इसकी यानी कि जो भी होता है हड़प्पा सभ्यता की क्या की गई, खोज की गई। जब खुना गया तब पता चला। ठीक, आपको बताना है कि हड़प्पा का खोज किसने किया। आप सभी 2 क्वेश्चन हो गया। आपका पहला क्वेश्चन था कि बताइए अर्थशास्त्र किसकी पुस्तक है, किसके द्वारा लिखी गई है। और दूसरा क्वेश्चन हो गया कि हड़प्पा की खोज किसने की। ये दोनों क्वेश्चन मैंने आपको पिछले वीडियो में करा दिया, इसीलिए मैं आपको ये जो है सो होमवर्क दे रहा हूँ। आपको कमेंट बॉक्स में इसको क्या करना है, तो बताना है। कुछ स्टूडेंट इतने अच्छे हैं कि वो जो भी मेरा मिस प्रिंटिंग रहता है उसको भी बता देते हैं कि यहाँ आपने क्या कर दिया गलत, तो मैं उसको क्या कर देता हूँ, सही कर देता हूँ। वैसे मैं वीडियो को तो सही नहीं कर सकता, लेकिन मैं कमेंट में ज़रूर इतना बता देता हूँ कि यहाँ इस इतने नंबर क्वेश्चन में ये जो है सो हम मुझसे हो गई है गलती, तो आप लोग इसको क्या कर ले, सुधार कर ले। ठीक, तो बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और बोला कि दिल्ली सल्तनत में कितने वंश शासन किए, दिल्ली सल्तनत में कितने वंश शासन किए। दोस्तों सबसे पहले जानते हैं दिल्ली सल्तनत है क्या, इसकी स्थापना कौन किया। तो याद रखिएगा दिल्ली सल्तनत की स्थापना ऐबक ने किया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया। कौन किया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ऐबक कौन था, तो ये गौरी का गुलाम था। कौन था, मोहम्मद गौरी का गुलाम था। और दिल्ली सल्तनत की स्थापना जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने की तो उसने उस सल्तनत पे, दिल्ली सल्तनत पे कुल 5 राजवंशों ने शासन किया। कितने राजवंशों ने, 5 वंशों ने क्या किया, शासन किया। तो वही क्वेश्चन आप लोग से पूछ रहा है कि दिल्ली सल्तनत में कितने वंश शासन किए, तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा कि 5 वंशों ने क्या किया, शासन किया। सबसे यहाँ पे इंपॉर्टेंट आता है ये कि दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड कितना है, तो इसका है 1206 से लेकर 1526। 1206 से लेकर 1526 किसका टाइम पीरियड है, दिल्ली सल्तनत का। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि इसमें जो भी वंश शासन किए उसका क्या नाम था। तो दोस्तों आप लोग नोट कर लीजिएगा अपना शॉर्ट नोट में। सबसे पहला था गुलाम वंश, उसी को क्या बोला जाता था, दास वंश। और इसी को बोला जाता था क्या, तो गुलाम वंश, दास वंश और ममलूक वंश। कौन सा, ममलूक वंश। ये पहला वंश हो गया। दूसरा वंश हो गया खिलजी वंश, खिलजी वंश। आप लोग याद रखिएगा जो खिलजी वंश थे वो दिल्ली सल्तनत में सबसे कम वर्ष शासन किए थे, और इसने मात्र 30 ही वर्ष शासन किया। कितना वर्ष, 30 ही वर्ष क्या किया था,
शासन किया था। अब तीसरे नंबर की बात करते हैं कि तीसरा वंश का क्या नाम था। तो तीसरा वंश था तुगलक वंश। कौन सा? तुगलक वंश। और तुगलक वंश ने शासन किया था सबसे ज्यादा टाइम तक, दिल्ली सल्तनत पे कौन शासन किया? तुगलक वंश। चौथा आ जाते हैं सैयद वंश। सैयद वंश। और पांचवा की बात कर लेते हैं तो लोधी वंश। लोधी वंश। तो आप लोग याद रखिएगा कि दिल्ली सल्तनत में कुल कितने राजवंशों ने शासन किया? 5। पहला गुलाम वंश जिसको दास वंश और ममलूक वंश भी कहा जाता है। दूसरा खिलजी वंश। तीसरा तुगलक वंश। और चौथा सैयद वंश। और पांचवा जो आपका हो गया लोधी वंश। इसमें आपको ये भी इम्पोर्टेंट पूछा जाएगा कि दिल्ली सल्तनत का टाइम पीरियड कितना था। तो दिल्ली सल्तनत का जो टाइम पीरियड था वो था आपको 1206 से लेकर 1526। साथ में आपको ये भी पूछा जा सकता है कि दिल्ली सल्तनत में सबसे ज़्यादा समय तक कौन से वंश ने शासन किया। तो सबसे ज़्यादा समय तक जो शासन किया उसका नाम था तुगलक वंश। और ये भी पूछा जा सकता है कि दिल्ली सल्तनत में आप लोग को सबसे कम वर्ष तक शासन कौन किया, कौन से वंश ने किया। तो आप लोग को ये पता होना चाहिए कि सबसे कम वंश तक शासन किए खिलजी वंश। और खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। फिरोज खिलजी, हाँ वही था। ठीक, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और बोल रहा है कि भगवान बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। ऑप्शन नंबर ए में आप लोग को बता रहा है कि भगवान बुद्ध ने गया में दिया, बी वैशाली, सी सारनाथ और डी पटना। दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए कि भगवान बुद्ध को गया में किसकी प्राप्ति हुई? ज्ञान की प्राप्ति हुई। वैशाली में यानी कि आपको जो वैशाली में तो वैसे कुछ खास काम हुआ नहीं है, लेकिन जो सबसे प्रथम उपदेश दिया था वो कहाँ दिया था? सारनाथ में। भगवान बुद्ध ने सबसे अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया गया था। और आप लोग को ये भी बता दूं कि जो भगवान बुद्ध था उसका जो आप लोग को मैंने इससे पहले जो मेरा वीडियो आया था उसमें मैंने आपसे पूछा था कि भगवान बुद्ध का प्रथम महिला शिष्य कौन था। तो आप लोग याद रखिएगा कि भगवान बुद्ध का प्रथम महिला शिष्य उसकी अपनी मौसी जिसका नाम था प्रजापति गौतमी। क्या नाम था? प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी इसकी अपनी प्रथम शिष्य थी। ठीक, हालांकि आपको कहीं कहीं मिल जाएगा कि भगवान बुद्ध का जो प्रथम शिष्य था, प्रथम महिला शिष्य था, कहीं कहीं अमरपाली को मान्यता प्राप्त था। लेकिन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बात करें, यदि हम किसी खास बुक की बात करें तो वहाँ पे आपको प्रजापति गौतमी जो इसकी क्या थी? मौसी थी, वही इसकी क्या बनी? प्रथम महिला शिष्य बनी। दोस्तों बढ़ते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन में कि इतिहास में कौन सा शासक घोड़े से गिरने की मौत हो गई। तो दोस्तों आप लोग अभी मैंने आपको बताया कि गौरी का खास गुलाम हुआ करता था ऐबक। कौन? ऐबक, जिसने क्या की? दिल्ली सल्तनत की नींव रखी। दोस्तों जो ऐबक नींव रखी दिल्ली सल्तनत की स्थापना की, तो उसने जो है सो यानी कि उसका पूरा गुलाम वंश का जो शासन की बात करें, पूरा गुलाम वंश की शासन की बात करें तो आपको 1206 से लेकर 1290 तक गुलाम वंश का शासन रहता है। और इसी का सबसे पहला जो शासक रहता है कौन रहता है? ऐबक। और ऐबक का टाइम पीरियड 1206 से लेकर 1210 तक। कितना? 1206 से लेकर 1210 तक। तो ऐबक जो है सो 1210 में चौगान खेलते समय, या इसको हम पोलो बोल सकते हैं, चौगान खेलते समय इसको हम पोलो बोल सकते हैं, जब वो खेल रहा था तो उसकी घोड़ा से गिरने की क्या हो गई? मौत। तो ये पहला ऐसा शासक था जिसको जो घोड़ा से गिरने की इसकी क्या हुई? मौत हुई। तो आप लोग से क्वेश्चन पूछा जाए कि इतिहास में कौन सा शासक घोड़े से गिरने से उनकी मौत हो गई। और ऑप्शन नंबर ए में दिया फिरोज शाह तुगलक, दूसरा हुमायूं, तीसरा इल्तुतमिश और डी कुतुबुद्दीन ऐबक। तो आप लोग को अभी मैंने सही ऑप्शन बताया कि इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये भी याद रखना है। ठीक, और इसका मृत्यु कब हुआ? तो ये 1210 में क्या हो गई इसको ये मृत्यु को प्राप्त हुए। और इसके बाद इसका जो बेटा रहता है आराम शाह, वो बनता है शासक। हालांकि कुछ ज़्यादा दिन तक के लिए शासक नहीं बनता है। फिर उसका दामाद इल्तुतमिश क्या बनता है? इसका शासक बनता है। फिर हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लक्ष्मी की आकृति चलाने वाला शासक कौन था। और पहला ऑप्शन दिया गया आप लोग के सामने में। पहला ऑप्शन है कि मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद गौरी, सबुख्तगीन और इनमें से कोई नहीं। दोस्तों लक्ष्मी की आकृति चलाने वाला सबसे पहला शासक बनता है मोहम्मद गौरी। कौन? मोहम्मद गौरी। आप लोग को पता होना चाहिए कि भारत में मुसलमानी सत्ता या फिर मुसलमान धर्म का स्थापना करने का पूर्णतः श्रेय किसको दिया जाता है? मोहम्मद गौरी को ही दिया जाता है। मोहम्मद गौरी थे जिसने क्या किए? तो भारत में
मुसलमान बनने पे क्या किया, फोर्स डाला गया। जो भी बाकी धर्म के लोग थे, चाहे वो हिंदू हो, बौद्ध हो, जैन हो, पारसी हो, कोई भी धर्म का हो, उसको मुसलमान बनने पे क्या किया गया, फोर्स डाला गया। और दूसरा को, और इसी से रिलेटिव है कि किस युद्ध को, यानी कि भारत में मुसलमानी सत्ता आगमन का द्वार माना जाता है। तो आप लोग याद रखिएगा, तराइन का दूसरा युद्ध, तराइन का दूसरा युद्ध। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन थे, पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन थे। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया आपको जयचंद, दूसरा दिया चंद्र वरदाई, और सी नंबर दिया तुलसीदास, डी नंबर दिया सोमनाथ ठाकुर। ये जो चंद्र पृथ्वीराज रासो है, ये क्या है, तो इसमें आपको पृथ्वीराज चौहान के बारे में आपको जीवनी दिया गया है कि वो क्या क्या यानी था नहीं था, आपको सब कुछ क्या दिया गया है, जीवनी उसमें लिखा गया है। तो इस जयचंद तो होगा ही नहीं इसका सही ऑप्शन, क्योंकि जयचंद इसका कौन था, दुश्मन था। जयचंद कौन था, इसका दुश्मन था। और ये तुलसीदास तो उस काल में थे ही नहीं। सोमराज ठाकुर इसका बिल्कुल गलत ऑप्शन है। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, चंद्रवरदाई। क्या है, चंद्रवरदाई। और कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान को जो है सो आपको शब्द भेदी बाण, इसी बुक में बताया गया कि पृथ्वीराज चौहान को शब्द भेदी बाण चलाना जानता था, जिसके कारण जब पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ले गया अपने अपने राज्य ले गया, तुर्क ले गया, कहाँ ले गया, तुर्क ले गया, क्योंकि वो सब कहाँ के थे, तुर्क के थे। वो जब तुर्क ले गया पृथ्वीराज चौहान को, तो उसको कहा गया कि तुमको जो है सो शब्द में दीवान चलाना आता है। तो पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि हाँ बिल्कुल आता है। और जब इसको पृथ्वीराज चौहान को जब दिया गया बाण और तीर तीर और धनुष जब दिया गया, तो पृथ्वीराज चौहान का आंख जो है सो क्या कर देगा, फोड़ दिया गया। और उसको बोला कि तुम शब्द को सुन के क्या करो, तो तुम बाण चलाओ। तो उस टाइम पृथ्वीराज चौहान के दोस्त थे जो सहायक थे, उसने एक कविता कही थी कि जिसका मुख्य लाइन कुछ इस तरह है कि 4 बांस 24 गज। गौर से सुनेगा आप सभी कोई, इसका जो कविता है ये है कि 4 बांस 24 गज, अंग अष्ट परमान, ता ऊपर सुल्तान है मत चूके चौहान। तो आप लोग जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि ये जो कविता का लाइन है 4 बांस 24 गज, ये आपको डिस्टेंस बता रही है, आपको दूरी बता रही है। इसी से पृथ्वीराज चौहान को पता चलता है कि ये जो मोहम्मद गौरी है वो कहाँ पे है, और वो क्या करता है, बाण चलाता है और मोहम्मद गौरी को मार देता है। हालांकि ये एक कथा है, ये एक कहानी है, ये सच है कि नहीं इतिहासकार इसको नहीं मानते हैं। पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को मारा, इस ये जो है स्टेटमेंट इतिहासकार क्या मानते हैं, गलत मानते हैं। इसका सही स्टेटमेंट है कि जो मोहम्मद गौरी था वो क्या किया, पृथ्वीराज चौहान को तराइन के दूसरे युद्ध में क्या किया, पराजित कर दिया। अब हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 9 होना चाहिए था, सॉरी। यहाँ पे ये जो है सो आपको क्वेश्चन नंबर 9 और ये क्वेश्चन नंबर 10 होना चाहिए था, आप लोग अपना सही कर लीजिएगा। मुसलमान धर्म का विक्रांत क्या है, यानी कि मुसलमान धर्म का विक्रांत क्या है, बाइबल, कुरान शरीफ, जिंद अवस्था। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि कुरान क्या है, कुरान है। और कुरान के बारे में कौन बताया, जो पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब थे, उसी ने क्या क्या कुरान के बारे में जानकारी दी। नंबर क्वेश्चन, ये 10वां नंबर जाएगा कि निम्नलिखित में गुलाम वंश के शासक कौन था, निम्नलिखित में गुलाम वंश के शासक कौन था। तो आप सभी को पता होना चाहिए गुलाम वंश का शासक जो है सो आपको इल्तुतमिश था। कौन था, इल्तुतमिश था। ये गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था, कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या था, दामाद था। और ये दूसरा ही शासक इसको माना जाता है। हालांकि ये तीसरे नंबर पे आया, लेकिन वैसे इसको दूसरा नंबर ही मान सकते हैं। जो आराम शाह था वो उस कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा, वो जो है सो अयोग्य शासक था, इसीलिए उसने अपने साले की हत्या करके खुद दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा और सुल्तान बना। ठीक, बढ़ते हम अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि बताइए प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र किसके द्वारा रचित है, प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र किसके द्वारा रचित है। दोस्तों आप सभी को बता दूं कि इसका ऑप्शन जो दिया है चरक दिया है, चरक, उसके बाद चाणक्य, अश्वघोष, और इनमें से कोई नहीं। दोस्तों आप सभी को पता होना चाहिए कि ये जो अर्थशास्त्र है, ये चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री, जिसका नाम क्या था, चाणक्य, क्या नाम था, चाणक्य था, उसके द्वारा की गई थी, लिखी गई थी। और चाणक्य का नाम आपको पूछा जाएगा कि बताइए निम्नलिखित में से चाणक्य का असली नाम क्या है, तो उसका नाम जो है सो विष्णुगुप्त असली नाम है। और कहीं कहीं पे इसके नाम के बारे में क्या लगाया जाता है, कौटिल्य लगाया जाता है, क्या लगाया जाता है, कौटिल्य लगाया जाता है। तो आज का हमारा यही क्वेश्चन था, एक बार हम नजर डाल लेते हैं शुरू से क्वेश्चन का, है ना, आप लोगों ताकि आंसर सही से क्लियर हो जाए।
पहला है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है, तो आप लोग याद रखिएगा ऋग्वेद। दूसरा मेगास्थनीज की ने कौन सी पुस्तक लिखी, तो इंडिका। 837 कहाँ से प्राप्त हुई, हड़प्पा से प्राप्त हुई। दिल्ली सल्तनत में कुल कितने वंश थे, तो 5 वंश शासक किए। भगवान बुद्ध का प्रथम उपदेश कहाँ दिया, तो सारनाथ में। इतिहास में कौन सा शासक घोड़े से गिरने की मौत होगी, तो आप सभी का आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। लक्ष्मी की आकृति वाले सिक्के चलाने वाले कौन से शासक थे, तो मोहम्मद गौरी। पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन थे, चंद्रवरदाय। और 8वां नंबर है आपको मुसलमान का धार्मिक विक्रांत क्या है, तो कुरान हो जाएगा। और यही है कि निम्नलिखित में गुलाम वंश के शासक कौन थे, तो इल्तुतमिश थे। प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र किसके द्वारा रचित थी, तो वह चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त। कोई सा भी ऑप्शन इसमें आप लगा सकते हैं, हालांकि इसका सही ऑप्शन जो अभी आपको है चाणक्य है। दोस्तों आपका जो आज का जो पार्ट 7 था वो ख़त्म हो गया है। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी बोल रहे थे कि सर क्वालिटी अच्छा नहीं आ रहा है, चाहे जो भी कमेंट कर रहे थे वॉइस प्रॉब्लम है। तो मैं जो वीडियो बनाता हूँ वो गांव है, ठीक। और गांव से आप लोग को पता है कि गांव में कहीं ना कहीं हर एक दिन कोई ना कोई एक महोत्सव मनाया जाता है और पूरा खुला रहता है, जिसके कारण एक्स्ट्रा आवाज़ भी क्या हो जाती है इसमें ऐड हो जाती है। तो थोड़ा आप लोग मैनेज कर लीजिए। कुछ दिन के बाद जब नया सेटअप होगा तो उसमें यानी कि जो भी बैकग्राउंड आवाज़ होगा उसको क्या कर दिया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा। और दोस्तों आप सभी को ये भी बता दूं कि अभी जो आपका क्वालिटी होगा, उम्मीद है कि आज का जो क्वालिटी होगा वो कल से भी क्या होगा, बेहतर होगा। और दोस्तों आज 7 तारीख है, 7 तारीख यानी कि हमारे यहाँ जन्माष्टमी, कोई बोल रहा है 6 को, कोई 7 को, लेकिन पता नहीं, लेकिन जो हमारे यहाँ जन्माष्टमी है वो 7 को ही मनाया जा रहा है। तो आज मेरे आराध्य श्री कृष्ण का जन्मदिन है। तो आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं बता दूं कि ये कुछ वीडियो आज ही मैं रिकॉर्ड कर लेता हूं ताकि आप लोग को मैं पर डे वीडियो अपलोड करता रहूं, क्योंकि अभी चैनल नया है तो मुझे पर डे वीडियो डालना ही डालना है, चाहे कुछ भी हो। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो इससे मेरा पिछला वीडियो था वो जो है सो आपको रात में शूट की गई थी, और रात में शूट किए थे आपको करीब 2 से 3 बजे तक। आज अभी कुछ कुछ देर बाद 10 मिनट के बाद फिर मेरा एक नया जो आप लोग का पार्ट 8 है वो शूट होगा। उसके बाद आप लोग का रीजनिंग का क्लास है वो शूट होगा। यानी कि कुल मिला के बात यही है कि आज आपको बहुत सारी वीडियो शूट करनी है। तो आप सभी को एक बार तो मैं फिर से आप लोग को बधाई देना चाहूँगा, हार्दिक शुभकामनाएं करता हूँ कि कल यानी कि आज आज तो 6 तारीख है, आज ही की रात वीडियो अपलोड रिकॉर्ड होगी, तो आपको कल वीडियो क्या करवा दी जाएगी, प्रोवाइड करवा दी जाएगी। तो आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और आप सब कोई जो है जो भी कृष्ण जन्माष्टमी है उसका आनंद ले, लेकिन हाँ क्लास ज़रूर पूरा कर ले। तो दोस्तों इसी के साथ मैं अपनी आज की जो भी मेरा कोई प्रश्न था और उत्तर उसका देना था वो मैंने कर दिया है ख़त्म। और दोस्तों आप सब शॉर्ट नोट बनाते रहिए, शॉर्ट नोट जो है सो बनाते रहिए, ताकि आप सभी को क्या हो जाएगी, इस सब में हेल्प मिलेगी, ठीक। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय, टाटा।